अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। इसमें मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया था और मैंने आपसे ये बेटा कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है जिसका एक वेट है W और वो बॉडी एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और उस स्ट्रिंग को फर्दर हमने एक स्टैंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इस केस में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ने जो इसको पकड़ा, इस बॉडी को पकड़ा हुआ है इस वक्त, अगर तो ये बिल्कुल एक स्टिल हालत में है तो इसका मतलब ये होगा, इस अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही, ना ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है ना ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि जितना वेट डाउनवर्ड इसका एक्ट कर रहा था उतनी ही टेंशन इस वक्त होगी। इसीलिए इस वक्त बॉडी के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो जीरो है। कब जीरो है? जो वेट और टेंशन इक्वल है और बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो, तो बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रुकी हुई है। ठीक है, क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। एक्चुअल में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक डाउनवर्ड वेट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से रिएक्शन फोर्स जो कि इसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक्ट कर रही है अपर डायरेक्शन में, जो कि इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसी वजह से जो नेट फोर्स है वो जीरो है और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो है और बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर एक सिचुएशन मेरे पास ये बनती है कि अब मैंने अगर इसके एक सिरे को फिक्स नहीं किया हुआ, बल्कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इस सिरे को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो क्या होता है उस केस में? अगर तो बॉडी ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ खींचता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो जितना भी वेट एक्ट कर रहा था ऊपर खींचने की वजह से जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो टेंशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि ऊपर से फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है जिसकी वजह से जो जो टेंशन है वो ज्यादा हो रही है वेट से, और इसी वजह से टेंशन की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इस टी की डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। टेंशन आपको पता है, टेंशन भी एक फोर्स होती है, वेट भी एक फोर्स होती है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये जो टी फोर्स है ये ज्यादा है, डब्ल्यू फोर्स जो है वो कम है, जिसकी वजह से बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। अच्छा, अगर बॉडी का वजन ज्यादा है और मैं ऊपर से फोर्स कम लगा रहा हूं तो क्या होगा? बॉडी नीचे, बॉडी ज्यादा वजनी है तो बॉडी नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा भी रहा हूं तो उसके बरक्स बॉडी नीचे की तरफ आएगी। उस वक्त क्या होगा? अब वेट ज्यादा हो चुका है टेंशन से, इसी वजह से डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन टी और इस केस में बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगी बॉडी को उस डायरेक्शन मूव करेगी। टी ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी टी की तरफ मूव करेगी, डब्ल्यू ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी डब्ल्यू की तरफ मूव करेगी। ठीक हो गया? लेकिन अगर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट इक्वल होंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे बेटा आज हमने नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 8। वही है बेटा, आपकी बुक में गिवन है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग का केस 1 हमने डिस्कस करना है। केस 1 क्या है जी? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये केस है बेटा हमारे पास। बेटा ये सिंपल सी फिगर है, आपने इस तरह से बना लेना है। आपकी बुक में तरह 3D करके बनी हुई है तो कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है वो फिगर बनाना। बेटा आप सिंपल सिंपल सी 2D फिगर आप इस तरह की बना लें। अब बेटा आप लोग उन्होंने कहा है कि जी ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है और स्ट्रिंग के एक सिरे पर बॉडी ए कनेक्टेड है, दूसरे सिरे पर बॉडी बी कनेक्टेड है। आप साइज देख सकते हैं, बॉडी ए का साइज बड़ा है, बॉडी बी का साइज छोटा है। ठीक है, इसका भी एक मकसद है, आपने भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा बेटा बॉडी ए जो है वो क्या, उसका मास m1 है, बॉडी बी का मास m2 है। अच्छा, मास m1 और m2 है तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा होगा, तो वेट का फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, वेट का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स ग्रेविटी। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 होती है, और वो जो है जब इस बॉडी पर एक्ट करेगी तो बॉडी का कोई ना कोई वेट बन जाएगा। ठीक है ना? तो अब चूंकि इसका मास m1 था, इस मास m1 की जगह से बॉडी का वेट क्या होगा? W1। बॉडी ए का वेट होगा W1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी m1g इस फॉर्मूले के मुताबिक। इसका मतलब W1 की वैल्यू क्या है? बेसिकली m1g। और वेट ऑफ बॉडी बी क्या होगा? वो इसका मास बॉडी बी का m2 था तो उसका वेट हो जाएगा इसी फॉर्मूले के मुताबिक W2 इज इक्वल टू m2g, क्योंकि मास इसका m2 है बॉडी बी का, तो W2 क्या हो जाएगा? m2g।
ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक जो केस हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है कि बॉडी का मास m1 जो है वो m2 से ज्यादा है, मतलब ये वाली बॉडी का मास ज्यादा है, इसका मास कम है, ठीक है। इसलिए इसका हमने साइज बड़ा बनाया था, इसका साइज हमने छोटा बनाया था। आपने जो फिगर बनानी है बोर्ड में पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपने भी इसी तरह से बनाना है, ए बड़ा बनाना है और बी छोटा बनाना है, इक्वल मैथ साइज के नहीं बनाने, ठीक है। ओके बेटा, ये जगह m1 ग्रेटर देन m2, हमने ये कंडीशन रखी है कि ये मैथ ज़्यादा है, ये मैथ कम है। जो अगर ये मैथ ज़्यादा है तो जाहिर बात है इसका बेटा वेट भी ज़्यादा होगा, और इसका मैथ कम है तो इसका वेट भी कम होगा, लिहाजा W1 विल बी ग्रेटर देन W2। अब बेटा गौर से देखो, इस वक्त सिचुएशन क्या है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। अब स्ट्रिंग के एक सिरे पर देखो तो एक सिरे पर जो वेट है या फोर्स है वो ज़्यादा है, एक सिरे पर फोर्स कम है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होती है बॉडी उस तरफ मूव करती है, इसका मतलब है इस तरफ फोर्स कम है, इस तरफ फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी इस तरफ मूव करेगी, मतलब ये वाली बॉडी नीचे मूव करेगी, और इसकी तरफ जो फोर्स है चूंकि वेट कम है इससे, तो इसको बॉडी जब ये नीचे आएगी तो ये स्ट्रिंग के क्रॉस फोर्स होती हुई इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, ये नीचे आएगी ये ऊपर जाएगी, मतलब इस तरह से ये मोशन इस तरह से हो रही है, ठीक हो गया। इसका मतलब है बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। अब जाहिर बात है कि बॉडी जब जितनी स्पीड से ये नीचे मूव करेगी उतनी स्पीड से ऊपर मूव करेगी, इसका मतलब है कि जाहिर बात है वेलोसिटी नॉन जीरो है, मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है, और फोर्स एक्ट कर रही हो तो जाहिर बात है बेटा एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसका मतलब है कि जितना जिस एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड मूव करेगी उसी एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड मूव करेगी। लेकिन ये बेटा याद रखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग वो चेंज नहीं होता, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमेशा सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता, ठीक है। तो टी जो है जितना यहाँ टेंशन यहाँ पर थी उतनी टेंशन यहाँ पर थी, सारा का सारा जो फर्क पड़ेगा वो वेट की डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक है। अब जितनी ए ये नीचे मूव करिए तो इसके क्रॉस जो ए की वैल्यू है वो ए की डायरेक्शन वो नीचे है और इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यूज दोनों के केसेस में सेम है, ठीक हो गया। ओके, क्योंकि जितनी फोर्स स्पीड से नीचे आ रही है उतनी स्पीड से वो ऊपर जा रही है, चेंज इन स्पीड जितना इसमें है उतना हो रहा है उतना ही चेंज इन स्पीड इसमें हो रहा है, ठीक है। लिहाजा एक्सेलरेशन दोनों की इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। ओके बेटा, एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज की सेम होगी और उसकी हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल ए से। अब याद रखो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, टेंशन, वेट, एक्सेलरेशन, लेकिन बेटा हम इसको फिलहाल इनके मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा हमने किसी के ऊपर एरो यहाँ पर नहीं लगाया हुआ, लिहाजा एरो लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आगे देखो बेटा, टेंशन इन अ स्ट्रिंग जितनी यहाँ पर उतनी यहाँ पे, इनकी वैल्यू सेम है और इसकी वैल्यू क्या है, टी है। अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन, टी और ए की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बॉडी ए देखो। अब याद रखो बेटा डेरिवेशन जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये आपकी बुक में बहुत शॉर्ट फॉर्म गिवन है, आपने डेरिवेशन जब करनी है तो आपने बेटा ये डेरिवेशन करनी है, सारे के सारे स्टेप्स इंक्लूड करने, आपकी बुक में इस तरह से स्टेप्स मिसिंग है, आपने इन स्टेप्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से बेटा इसके नोट्स बनाएं आप, ठीक है। अच्छा देखो फॉर बॉडी ए को देखो, इस वक्त बॉडी ए के ऊपर बेटा जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक वेट है और एक टेंशन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चूंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव करी तो वेट की वैल्यू इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली इसके कुछ इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है और रिमेनिंग फोर्स जो है वो नेट फोर्स है। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगी उसमें इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी जो कि फोर्स ये एक्सेलरेशन ए पैदा कर रही है, ठीक है। तो बेटा इधर गौर से देखो, इसका मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वेट माइनस टेंशन। क्या होगा, वेट, ये हो जाएगा वेट माइनस टेंशन हो जाएगा, यही हमारी चीज हमारे पास नेट फोर्स पैदा कर रही है एक्चुअल में, ठीक है। तो बेटा इधर देखो वेट की वैल्यू क्या थी m1g और टेंशन t है, तो हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बराबर आ जाएगा m1g माइनस टी। अब जो नेट फोर्स है, जो फोर्स का फॉर्मूला हमने एक न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक पढ़ा हुआ, F इक्वल टू ma होता है, तो इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो F1 होगी और वो किसके बराबर होगी, फोर्स का फॉर्मूला आपको लिखते हैं तो अगर आपको याद नहीं है, F इक्वल टू ma, फोर्स बॉडी का मास m1 के लिए जो फोर्स होगी वो F1 होगी, एक्सेलरेशन चूंकि सेम है तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए बराबर हो जाएगी F1 इक्वल टू m1 है। अब बेटा चूंकि ये एक्सेलरेशन ए पैदा हो रही है इस नेट फोर्स की वजह से, तो बेटा याद रखो ये नेट फोर्स है, लिहाजा ये नेट फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली फॉर बॉडी बी, इधर देखो बेटा बॉडी बी के लिए
अब बॉडी ऊपर जा रही है मतलब टी ज्यादा ये छोटे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, पहले इसमें से ये माइनस किया तो कोई बॉडी इस तरफ जाती है, इसकी वैल्यू बड़ी थी, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस की। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, बॉडी ऊपर जा रही है, टी ज्यादा है, W2 छोटा है, तो इस केस में क्या किया, T माइनस W2 या T माइनस M2G बराबर हो जाएगा नेट फोर्स के फॉर बॉडी बी, तो नेट फोर्स ऑफ बॉडी बी T माइनस M2G हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन नेट फोर्स बॉडी की न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा M2A, F2 बराबर हो जाएगा M2A, तो इसका मतलब है ये जो M2A है ये बराबर हो जाएगा T माइनस M2G के, T माइनस M2G इक्वल टू M2 है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन बेटा आगे जाके हमने यूज करनी है। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमने बेटा इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड 2, इनको हमने ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इनको हमने ऐड कर लिया। अब ऐड करने का तरीकाकार बेटा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होती है, राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ ऐड होती है। इधर देखो, ये इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है, M1G माइनस T और T माइनस M2G, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन प्लस राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेटा हमने यही लिख लिया, M1G माइनस T प्लस T माइनस M2G विल बी इक्वल टू M1A प्लस M2A। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये T और ये T माइनस का प्लस का कट गया, इधर क्या रह जाएगा, M1G माइनस M2G रह गया इक्वल टू M1A प्लस M2A। अब बेटा यहाँ से मैंने G कॉमन है, मैंने G कॉमन निकाली, अंदर आ जाएगा M1 माइनस M2, यहाँ पर A कॉमन है, मैंने A कॉमन निकाली, यहाँ पर आ जाएगा M1 प्लस M2। अब बेटा ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब अगर मैंने A की वैल्यू फाइंड करनी तो ये पूरी की पूरी टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसके नीचे आके क्या हो जाएगी, जहाँ डिवाइड हो जाएगी, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 माइनस M2G ओवर M1 प्लस M2। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हो गया एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब हमें बेटा टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन फाइंड करने के लिए बेटा हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, मतलब हमने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करवाना है, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को न्यूमिनेटर में रखना है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को डिनोमिनेटर में, सिमिलरली इसकी राइट हैंड साइड को न्यूमिनेटर में और इसकी राइट हैंड साइड को डिनोमिनेटर में रखना है। दिस बाय दिस, इसका मतलब ये साइड न्यूमिनेटर में आएगी, ये साइड डिनोमिनेटर में आएगी। इधर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, T माइनस M2G ओवर M1G माइनस T इक्वल्स टू M2A ओवर M1A। अब बेटा इधर देखो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से कट गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगेन T माइनस M2G ओवर M1G माइनस T इक्वल्स टू M2 ओवर M1। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1 इंटू T माइनस M2G विल बी इक्वल टू M2, ये टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगी M1G माइनस T, ये पूरी चीज इधर आके मल्टीप्लाई हो गई है, तो ये चीज बन गई हमारे पास। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, ब्रैकेट्स खोलो, M1 मल्टीप्लाई बाई T माइनस M1 M2G इक्वल टू M1 M2G, वही चीज बन गई। इनको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई बाई T M2T। अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हमने रीअरेंज करना है, ये जो माइनस वाली टर्म है बेटा इधर आके प्लस हो जाएगी और ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी। G वाली को एक तरफ कर देना है, T वाली को एक तरफ कर देना है, T को हमने फाइंड करने लिया था, T को इकट्ठा कर लो एक साइड पे, T एक तरफ आ गया, ये माइनस वाली M2T इधर आके प्लस हो जाएगा इसके साथ, यानी कि M1T के साथ यहाँ आ जाएगा प्लस M2T और M1 M2G के साथ ये उधर जाके हो जाएगी प्लस M1 M2G। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई M1T प्लस M2T इक्वल्स टू M1 M2G प्लस M1 M2G। ये एक जैसी टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 2M1 M2G, और इधर हमने M1 M2 को अलग कर लिया, T कॉमन निकाल लिया, T कॉमन आया तो अंदर आ गया M1 प्लस M2, तो इक्वेशन बन गई T इंटू M1 M2 बराबर आ गया 2M1 M2G। अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है T के साथ, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, ये टर्म डिवाइड होगी इसके नीचे, तो हमारे पास T की क्या वैल्यू आएगी, T विल बी इक्वल टू 2M1 M2G डिवाइडेड बाई ये टर्म इधर आ जाएगी M1 प्लस M2। ये हमारे पास फाइनल टेंशन की वैल्यू आ गई।